नमस्कार साथियों, नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ अभिषेक अग्रवाल हूँ। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खिसकते जोशीमठ का नेतृत्व कर रहे अतुल सतीश जी। आप किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। सतीश, ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा यहीं पर आएंगे कि 20 जनवरी को 2024 में रंजीत सिन्हा जी आए थे, आपदा के सचिव हैं, जोशीमठ आए। उन्होंने एक बैठक टाइप का कुछ किया यहाँ पर। क्या कहा उन्होंने उस बैठक में? हाँ, तो 20 तारीख को जो ये बैठक हुई है आपदा प्रबंधन सचिव साहब की, तो इसमें तय तो ये था कि कुछ चुनिंदा लोगों से वो बातचीत करेंगे जोशीमठ के विस्थापन पुनर्वास पर जो सरकार का प्रस्ताव है उसको लेके। लेकिन हुआ ये, क्योंकि जो है वो पहले से उसकी खबर हो गई और लोगों में काफ़ी आशंका थी, तो उसके चलते बहुत सारे लोग वहाँ 200-250 लोग इकट्ठा हो गए। तो वो एक तरह की जन सुनवाई जैसी ही हो गई और उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जोशीमठ के लोगों को विस्थापित करके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गौचर के पार एक गांव है बमोत, वहाँ विस्थापित करेंगे। और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जिन लोगों का घर के बदले घर लेना चाहते हैं तो उनको घर के बदले घर वहाँ टाउनशिप बना करके देंगे, और जो लोग अपने घर का पैसा चाहते हैं उनको पैसा दे दिया जाए, फिर वो जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बना लें और उनको भूमि का पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसमें चिंताजनक बात ये हुई कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जोशीमठ के जिनको कि लोग ये मान के चल रहे थे कि सुरक्षित इलाके हैं, वो भी डेंजर जोन में शामिल कर दिए गए। और जब वो डेंजर जोन का नक्शा लोगों ने देखा, जो इलाके जो क्षेत्र जो है शामिल किए गए हैं, तो उसमें दिख रहा है कि लगभग जोशीमठ की 60 से 70% आबादी जो है उसके अंतर्गत आ जा रही है। अब इतनी बड़ी आबादी जो है जोशीमठ से अगर आप स्थापित करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिनका जो है जमीन यहाँ, पैदाइश यहाँ की, पुश्तैनी तौर पे यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं, तो उनके लिए बड़ा झटका है, बड़ा दुखद है कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के जनता में बड़ा व्यापक असंतोष और आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो आक्रोश का मुख्य कारण ये भी है कि जो डेंजर जोन में इलाके शामिल किए गए हैं उनमें कोई बहुत तार्किकता, वैज्ञानिकता दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि उसमें जैसे कि सेना के क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, एनटीपीसी का जो पूरा जो सेटअप जहाँ है, उनकी कॉलोनी, उनका दफ्तर, उसको छोड़ दिया गया है, जबकि वो इलाके जो है सामान्य देखने पर भी बहुत संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। आर्मी का इलाका यहाँ जो है कोई अलग से सेपरेट क्षेत्र नहीं है, सिविल और आर्मी जो है साथ साथ ही रहती है। यानी कि सिविल का क्षेत्र और आर्मी का क्षेत्र, उसमें कोई बड़ा विभाजन नहीं है। तो तार बाड़ के इस तरफ सिविल के लोग रहते हैं, तार बाड़ के उस तरफ आर्मी के लोग रहते हैं। तो ये कैसे संभव है कि तार बाड़ के इस तरफ का इलाका डेंजर जोन में है और उस तरफ का इलाका डेंजर जोन में नहीं है? तो इसलिए लोगों में इसको लेकर के बड़ा आक्रोश है, बड़ा संतोष है, और तमाम तरह की चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों से हैं। और इसी को लेकर के जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने भी अपना बयान भी जारी किया, हमने अपना स्टैंड भी बताया, और उसके अलावा जो है गांव-गांव में मीटिंग भी हो रही है, जिसमें 2-3 मीटिंग्स हम लोग कर चुके हैं और भविष्य की रणनीति हम लोग बना रहे हैं इसमें। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग अभी रणनीति बना रहे हैं, भविष्य की रणनीति इस पर बन रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो बातचीत वाला जो दौर रहा, ये लगभग पिछले 2 वर्षों से चल रहा है कि बातचीत हो रही है, शासन स्तर पर बातचीत हो रही है, वृहद आंदोलन भी हुआ, जनता सड़कों पर भी उतरी, जाम भी लगाया गया, सड़कों पर जनता बैठी भी, तमाम तरीके के आंदोलन किए, तमाम हथकंडे अपनाए गए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, और भी जो शासन स्तर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता लोग हैं, उन सभी से बातचीत हुई। पर आखिर कमी कहाँ रह गई कि 2 सालों के लंबे अंतर के बाद भी आज जो जोशीमठ की स्थिति है वो वहां तक नहीं पहुंची जहां तक आप लोग उसको पहुंचाना चाह रहे थे, जो आप लोग चाह रहे थे कि भाई एक अच्छी नीति बनकर के तैयार हो जाए और जो लोग बेघर हो रहे हैं उनकी दोबारा से बसावट हो जाए, या जो जिन लोगों के दिमाग में जो टेंशन है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। वो अभी तक सामान्य नहीं हो सकी। कमी कहां पर रह गई? देखिए, जो है हमारा जो लंबा आंदोलन चला, और उस आंदोलन की बड़ी सफलता तो ये है कि उस आंदोलन की गूंज जो है पूरे देश दुनिया में गई। जोशीमठ की जो स्थिति है वो देश दुनिया के लोगों ने देखी।
न सिर्फ जोशीमठ को लेकर के, बल्कि आज के दिन पर जोशीमठ जो है उस आंदोलन की वजह से एक जो है बातचीत का प्रमुख बिंदु बना। पर्यावरण के जो आंदोलन है, विकास का जो ढांचा पहाड़ में, हिमालय में खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के एक चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है और उसमें जोशीमठ जो है उसके मुख्य केंद्र में है। दूसरी सफलता उसकी ये है कि सरकार झुकी और सरकार ने ये माना कि जोशीमठ खतरे में है। जोशीमठ को लेकर के व्यापक अध्ययन करने के लिए, तमाम वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सरकार बाध्य हुई। तीसरी सफलता उसकी ये है कि उस आंदोलन का ही परिणाम है कि सरकार ने जोशीमठ के लिए बड़ा व्यापक पैकेज, जो आज तक कहीं भी इतिहास में नहीं घोषित हुआ, उस तरह का पैकेज देने के लिए सरकार मजबूर हुई। चौथी सफलता उसकी ये है कि लोगों को उनके घर का जो पैसा मिल रहा है वो कहीं भी अन्य जगहों पर जो मुआवजे की राशि है उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार का जो अड़ियलपन है, उनका जो रवैया है, वो जो हम लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था विस्थापन पुनर्वास को लेकर के, जो योजना हम लोगों ने प्रस्तुत की, उसको मानने में सरकार को हिचक है। उसको लेकर के जरूर वो रिलक्टेंट हैं, उनकी अपनी ईगो उसमें आड़े आ रही है। अन्यथा जो हमने विस्थापन पुनर्वास का जो प्रस्ताव दिया, अगर सरकार को उसको मान लेती तो फिर लोगों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। ये पूरे ही हिमालय क्षेत्र में जहाँ भी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, हिमालय में बड़ी परियोजनाएं जहाँ बन रही हैं, वहाँ जो है उसके खतरे, उसके नुकसान सामने आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि सिक्किम में इतनी बड़ी बाढ़ जो है एक जल विद्युत परियोजना के कारण आ गई, पूरा टूट गया और लाखों लोग उसमें तबाह हो गए। हिमाचल इसका उदाहरण है। बाकी जो इलाके हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ जल विद्युत परियोजनाएं, बड़ी रेलवे की परियोजनाएं, बड़े हाईवे जो 4 लेन 2 लेन हाईवे बन रहे हैं, वो हिमालय के जो कच्चे पहाड़ हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब सरकार का जो मानना है, सरकार उसको जैसे प्रोजेक्ट कर रही है कि ये ग्रीन एनर्जी है, तो वो जो है बड़ा छलावा है, झूठ है, क्योंकि इसमें आप पूरी एक नदी का जो कोर्स है, उसकी जो धारा है, उसका प्रवाह है, उसको मोड़ करके आप सुरंगों के अंदर डाल दे रहे हैं। और सुरंग बनाने में आप क्या कर रहे हैं, उसमें बड़े विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से उसमें जंगल कट रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये कहना है कि कहीं से भी ग्रीन एनर्जी नहीं है और ये न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक है, यहाँ के पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि हिमालयी जो संवेदनशील जो क्षेत्र है उसके लिए भी। और जिस तरह से अभी मौसम का बदलाव हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, उस स्थिति में तो ये परियोजनाएं और भी खतरनाक साबित हुई हैं। वो एक पूरे इलाके की जो भूगर्भीय जो स्थिति होगी वो एक समान होगी। हाँ, पहाड़ में जो है थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि 1 फीट दूर क्या इलाका जो है सुरक्षित है और उससे 1 फीट दूसरा इलाका जो है असुरक्षित है। मेरा घर तो सुरक्षित है और मेरे बगल वाले का घर असुरक्षित है, ऐसे कैसे संभव है? इसमें मैंने कहा कि इसमें वैज्ञानिकता नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी रिपोर्ट यहाँ पड़ी हुई 8 संस्थाओं की, इन रिपोर्ट्स में जो है कहीं कोई बहुत नई बात उसमें देखने में नहीं आती, यानी कोई नया अध्ययन उसमें हुआ हो ऐसा नहीं दिख। पुराने अध्ययनों को ही वो ये जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है उसी को पुष्ट करती है। बहुत अधिक कोशिश उसमें ऐसी दिखाई देती है कि जो जल विद्युत परियोजना है उसको किसी तरह हम जो है बरी कर दें इस पूरे आपदा से, यानी कि जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सुरंग जोशीमठ के नीचे से जा रही है ये सर्वाधिक जिम्मेदार है जोशीमठ की आपदा के लिए। तो पूरी वैज्ञानिक जो रिपोर्ट्स हैं उनमें जो है लगातार ये दिखाई दे रहा है कि वो उस परियोजना को इस आपदा की जिम्मेदारी से बरी कर दें, ये वो कोशिश दिखाई दे रही है। जबकि ये जो सरकारी वैज्ञानिक हैं, इनके अलावा जो स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं उनसे भी हमने अध्ययन करवाया, उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास है। उन लोगों ने जो है इस बात को माना कि भाई जोशीमठ में जो है जो कुछ हो रहा है उसमें ये जो परियोजना है उसका भी बड़ा हाथ है। उसके लिए हमने बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, LNT का पेपर हमने प्रस्तुत किया। उसकी आज तक कोई जवाब न इन वैज्ञानिक संस्थाओं ने दिया और न NTPC ने दिया है। इसीलिए हम जो है ये जो सरकारी अध्ययन है इस पर हमारा सवाल है, इस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो तमाम बातें हो गई। अब ये बताइए कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जोशीमठ के लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अपने ज्ञापन में और जो सरकार के साथ हुई वार्ता है मुख्यमंत्री जी के साथ, या हमारे जो प्रशासन के साथ वार्ता हुई,
स्वयं आपदा प्रबंधन सचिव के साथ जब उन्होंने हमसे सुझाव मांगे, उसमें हमने बार बार कहा कि अगर जोशीमठ का विस्थापन पुनर्वास होना है तो उसके लिए सरकार एक व्यापक नीति लेकर के आए, है ना। बल्कि हमने उसमें यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार की 2007 की विस्थापन पुनर्वास नीति है केंद्र सरकार की, और बड़ी व्यापक है, और उसमें जो है बहुत क्षेत्रों को कवर किया गया है। उस नीति को आप यहाँ लागू करें और उसमें जोशीमठ की जो व्यावसायिक स्थिति है और जो भौगोलिक स्थिति है उसको उसमें समाहित करें, उसको इंक्लूड करें। एक बात तो हम ये कह रहे हैं। दूसरा जो है, जो जोशीमठ की जनता भी चाहती है कि उसका विस्थापन अगर होना है, पुनर्वास होना है, तो वो जो ये जोशीमठ का जो क्षेत्र है इसके ही इर्द गिर्द, इसी के दायरे में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में हो, ताकि जो है उनकी जो पहचान है जोशीमठ से जुड़ी हुई, जो उनके सांस्कृतिक संबंध यहाँ हैं, उनके धार्मिक यहाँ आस्था के केंद्र है, उनके यहाँ परंपरागत संबंध हैं, उनकी जो सामुदायिकता है, सामाजिकता है, वो ध्वस्त न हो, वो खत्म ना हो। और क्योंकि जोशीमठ जो है केवल एक सुंदर पर्यटन नगर नहीं है, ये व्यावसायिक नगर भी है। यहाँ जो है बहुत सारे लोग पर्यटन से होने वाली, तीर्थाटन से होने वाली जो आमदनी है उस पर निर्भर है। तो अगर जो है वो यहाँ से बहुत दूर धकेल दिए जाएंगे तो उनके सामने अपने रोजगार का, व्यवसाय का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए विस्थापन पुनर्वास के करते समय ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की रोजी रोजगार, उनका व्यवसाय इससे प्रभावित ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अतुल सती जी को सुन रहे थे, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता हैं। जब से जोशीमठ में दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तभी से मोर्चा संभाला हुआ है। वर्तमान की हालातों से हम सभी को रूबरू करवा रहे थे। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। धन्यवाद।